गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज हम मराठा साम्राज्य के अंतर्गत पेशवाओं के साम्राज्य और उनकी राजनीति की चर्चा करेंगे। ये मध्यकालीन इतिहास का एक भाग है। इसके अंतर्गत हम लोग बातचीत करने वाले हैं और इस बिंदु को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इस बात पर आते हैं कि इस पार्ट में हमको लेना क्या क्या है। तो मराठा, जैसे कि पहले भी चर्चा हो चुकी है, जब हम मराठा साम्राज्य की बात करते हैं तो प्रारंभ में मराठों का साम्राज्य एक छोटा सा मराठा राज्य था। शिवाजी द्वारा एक छोटा सा मराठा राज्य स्थापित किया गया पश्चिमी महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में। अब जब धीरे धीरे ये दो भागों में हम इसको करते हैं, एक तो छत्रपतियों का राज्य, छत्रपति। बाद में क्योंकि राजनीति में पेशवा महत्वपूर्ण हो गए तो इसलिए पेशवा राजनीति। हालांकि पेशवाओं के काल में भी छत्रपति या राजा शिवाजी के उत्तराधिकारी ही बने रहे, लेकिन क्योंकि राजनीति में पेशवाओं का रोल ज्यादा महत्वपूर्ण रहा इसलिए इसको पेशवा काल कह दिया गया। खास करके 1713 से लेकर के और 1818 यानी कि जहां पे मराठा साम्राज्य अंग्रेजों ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, ये सारा काल पेशवा काल कहलाता है, यानी कि मोटे तौर पर ये 18वीं शताब्दी है और ये 17वीं शताब्दी मुख्य रूप से है। तो इस प्रकार से ये क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं? राजस्व प्रणाली में परिवर्तन, सेना सैन्य, करारोपण, अन्य, इन सब चीजों में बेसिकली मराठा साम्राज्य एक जैसा है, लेकिन इनमें कुछ कुछ हमें परिवर्तन दिखाई देते हैं। अब इस बिंदु को लेते हुए, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की है कि जब हम मराठा साम्राज्य की बात करते हैं तो इनके काल में, शिवाजी के काल में इतना छोटा सा भाग है, पूना और उसके आसपास का क्षेत्र है, वो मराठों का साम्राज्य है, वो शिवाजी का साम्राज्य है। 1680 में जब शिवाजी की मृत्यु हुई उस समय तक ये प्रभाव क्षेत्र था और इसके तीन भाग थे, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य। लेकिन धीरे धीरे मराठों ने पेशवा काल में अपना जो प्रभाव क्षेत्र था, इस प्रभाव क्षेत्र को आप देख रहे हैं, यहां तक बना दिया और इसी काल में पेशवा एक संघ बना, मराठा संघ। इस मराठा संघ में 5 मराठे सेनापति हुआ करते थे और इन्हीं की राजनीति को हम कहते हैं कि मराठों की, पेशवाओं की राजनीति का पक्ष है ये हम शिवाजी महाराज को देख रहे हैं और शिवाजी महाराज के बाद हम पेशवाओं की चर्चा करेंगे। ये मोटे तौर पर शिवाजी और उनका एक वंश आता है। यहाँ पे इस चीज को आप एक बार चर्चा कर सकते हैं, एक बार टच कर सकते हैं इसको। ये शाहजी भोसले हैं, यानी शिवाजी के पिता है। उनके उत्तराधिकारी कौन बने? शिवाजी बने। शिवाजी और उनका एक बेटा एकोजी था। क्योंकि उत्तराधिकारी शिवाजी बने और उसके उपरांत हमें शिवाजी के परिवार की श्रृंखला निरंतर रूप से दिखाई देती है और अंतिम रूप से हम यहां तक बात करते हैं शिवाजी सेकंड तक। ये शिवाजी का परिवार है, ये छत्रपति का परिवार है। छत्रपति, ये छत्रपति शब्द ये जब 1674 में राज्यारोहण हुआ तो उस समय उन्होंने ये उपाधि ग्रहण की। अब यहां पर हम दूसरा बिंदु लेते हैं कि मराठों की राजनीति कैसे डेवलप होती है। ये आप देख रहे हैं, ये मराठा अंपायर, मराठा साम्राज्य के 2 परिवार एक तरफ से विकसित हो रहे हैं। एक तरफ हम शिवाजी के परिवार की बात करते हैं, यानी कि छत्रपति के परिवार की बात करते हैं, ये शिवाजी का परिवार है, और इधर पेशवाओं की राजनीति है। पेशवा, गौर करें, जैसा कि पहले भी चर्चा हो चुकी है कि मूल रूप से शिवाजी ने अष्टप्रधान, जो कि उनकी एक कैबिनेट हुआ करती थी, 8 मंत्री इसमें थे और इसका जो मूल आधार शिवाजी ने ग्रहण किया था वो बहमनी राज्य प्रणाली के अंतर्गत आया था। तो इस अष्टप्रधान का जो पहला महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जो कि
प्रधानमंत्री होता था उसे पेशवा बोला गया है। यह पेशवा धीरे धीरे इतना पावरफुल हो गया कि पेशवा काल राजनीति में शुरू हो जाता है। पेशवा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये पेशवा मूल रूप से ब्राह्मण थे। जब हम शिवाजी के पेशवा की बात करते हैं, मोरोजी पंत की बात करते हैं, तो उस समय तक ऐसी स्थिति नहीं थी। लेकिन जब हम 7वें पेशवा पर आते हैं तो मराठों की आंतरिक राजनीति के कारण बालाजी विश्वनाथ को महत्वपूर्ण बनने का मौका मिलता है। इसके उपरांत बाजीराव और उसके उपरांत हम बालाजी बाजीराव की बात करते हैं। ये तीन वो पेशवा हैं जिन्होंने मराठों के साम्राज्य का स्वरूप अखिल भारतीय कर दिया। ये तीन पेशवा आपके सामने हैं और ये रघुनाथ राव वो पेशवा हैं। अभी ये पेशवा तो ये थोड़े टाइम के लिए रहे, लेकिन ये बहुत ही विवादित एक तरह से न्यूसेंस रहे मराठा राजनीति में, अगर हम इस रूप में देखें, क्योंकि इन्हीं के कारण से अंग्रेज मराठा राजनीति में प्रवेश करते हैं और मराठे धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं और अंग्रेजों की सत्ता आ जाती है। अब यहाँ पर हम एक बार फिर से आपको मराठों की राजनीति के ये चारों बिंदु दिखा रहे हैं। ये बालाजी विश्वनाथ हैं, ये बाजीराव पेशवा हैं बाजीराव, और ये बालाजी बाजीराव हैं और ये माधवराव हैं। ये चार पेशवा हैं जिनके समय में पेशवा और मराठा साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर रहा। जब हम मराठों की राजनीति की बात करते हैं तो ये आपके सामने अखिल भारतीय चित्र एक दिखाई दे रहा है और खास करके ये भारतीय उपमहाद्वीप का चित्र है। ये वो काल था जब एक तरफ हम मराठों का प्रभाव क्षेत्र देख रहे हैं और दूसरी तरफ यहां अब्दाली है, अब्दाली दुर्रानी। दिल्ली का जो राज्य है यानी कि शाही राजवंश, मुगल राजवंश, वो राजवंश कमजोर पड़ चुका था क्योंकि मराठे जगह जगह से चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलते थे। सरदेशमुखी चौथ एक प्रकार का टैक्स होता था जो आय का एक बड़ा, इसमें संदर्भ में अनेक ओपिनियंस भी हैं, आय का चौथा भाग होता था और ये चौथा भाग, जैसे माना आप यूं मानिए कि मराठे माना यहाँ पर हैं लेकिन उनका प्रभाव क्षेत्र इस एरिया में भी है, इस एरिया में भी है, अपने राजस्थान में भी है, उड़ीसा में भी है। तो ये मराठे यहाँ जाकर कहते थे इनसे कि आप अपनी आय का चौथा भाग हमें दे दें, अन्यथा मराठों का आक्रमण होगा और तब आपको सब कुछ देना पड़ेगा, तब आपके यहाँ लूटपाट होगी। तो इस बात से बचने के लिए ये लोग चौथ दे दिया करते थे। राजस्थान का इतिहास गवाह है 18वीं शताब्दी का, विशेष रूप से 18वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर राजस्थान के राजा मराठों को चौथ दिया करते थे। और यहीं पर एक बिंदु और आता है कि बालाजी बाजीराव के समय में और उसके बाद यूं बात करें कि मराठा राजनीति के 4 केंद्र बन गए। होलकर, ये इंदौर में थे। बड़ौदा यानी गायकवाड़, गायकवाड़, सिंधिया ये ग्वालियर में थे, ग्वालियर, भोंसले ये नागपुर में थे और स्वयं पेशवा पुणे में थे। तो ये 4 मराठे सरदार हैं और इन 4 मराठा सरदारों का एक क्या बनाया गया, संघ बनाया गया, मराठा संघ, मराठा संघ। तो ये एक बड़ा लचीला संघ था, ये लचीला, जैसे आज हम भारत के संदर्भ में कहते हैं कि हमारा भी संघ है, लेकिन हमारा संघ एक मजबूत है, क्वासी फेडरल है, केंद्र की तरफ उन्मुख है। लेकिन यहाँ क्या था, ये जितने आपको मराठा सरदार दिखाई दे रहे हैं, चाहे होलकर है चाहे सिंधिया है, खास करके सिंधिया और होलकर का रोल मराठा राजनीति में सबसे ज़्यादा हुआ करता था, विशेष रूप से महाजी सिंधिया के समय में। तो एक मराठा संघ नज़र आता है। तो दिखने को ये मैप में आप जो देख रहे हैं कि मराठे कितना ज़्यादा फैले हुए हैं, दिखने को तो आपको ये दिखाई दे रहा है,
लेकिन वास्तविक रूप से हम जब इस मैप को देखते हैं, ये आप देख रहे हैं मराठा साम्राज्य, जब इस मैप को देखते हैं तो ये एक कमजोर राज्य रहा, क्योंकि इनका जो अपना प्रभाव क्षेत्र है जहां पर ये स्वयं थे, ये स्वयं जिस एरिया में थे वहां पर तो ये बहुत पावरफुल थे, लेकिन धीरे धीरे जो ये माना ये होलकर का एरिया है, ये सिंधिया का एरिया है, ये भोसले का एरिया है, तो इन एरियाज में ये लोग, इनका एक सेंट्रलाइजेशन की पावर इनके पास नहीं थी। अब यहाँ पे आपको देखते हुए नजर आ रहा है कि ये मराठों का प्रभाव क्षेत्र है। उस जमाने में जब हम यहाँ सिंध देख रहे हैं, मुल्तान देख रहे हैं, लाहौर देख रहे हैं, और दिल्ली, अवध, बंगाल, निज़ाम, मैसूर, ये 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण का एक मैप है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मराठा साम्राज्य वन बाय वन, ये आप मैप देखिए, ये 1759 का मैप है। ये अपने आप में इसलिए इस मैप को दिखाया जा रहा है कि ये वो लैंडमार्क टाइम है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। एक तरफ से दुर्रानी है वर्सेस मराठे। आप देख सकते हैं कि ये मराठों का प्रभाव क्षेत्र, मैंने आपको बताया था मूल रूप से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में कौन थे, लाहौर पार करते हुए ही जो अफगान थे उनका प्रभाव क्षेत्र आ गया था। लेकिन हुआ ये कि 1752 में मुगल सम्राट क्योंकि कमजोर होने लगा था, इसलिए मराठों और मुगल सम्राट के बीच एक संधि हुई, और इस संधि में कहा गया कि इस क्षेत्र की रक्षा मराठे करेंगे। यानी इधर की तरफ से अगर कोई आक्रमण होगा, खास करके अफगानों का आक्रमण, तो उसमें मराठे इस साम्राज्य को, मुगल साम्राज्य को सुरक्षा प्रदान करेंगे। इसीलिए जो येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये मराठों का प्रभाव क्षेत्र है। ये ध्यान रखिएगा, सीधा इसमें ऐसा नहीं है कि कोई सीधा उनका कोई बहुत बड़ा नियंत्रण हो रहा हो, ये इनका प्रभाव क्षेत्र है। और इस कारण से अफगानों और मराठों के बीच में विवाद होने लगा, और इसी विवाद का परिणाम था कि तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ। ये पानीपत का युद्ध अपने आप में भारत के इतिहास में बहुत निर्णायक है। निर्णायक इसलिए क्योंकि इसी के माध्यम से, इसी के द्वारा मराठों की शक्ति का एक ओर ह्रास होता है, मराठे कमजोर होते हैं, दूसरी ओर बंगाल की तरफ से अंग्रेजों को उभरने का मौका मिलता है। क्योंकि भारत की, इसमें नो डाउट अबाउट इट, उस समय भारत की जो सबसे शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति थी, सैन्य शक्ति थी, मिलिट्री शक्ति थी, वो मराठे थे। क्योंकि आज से हमको साफ साफ दिखाई भी दे रहा है, अंग्रेजों ने निजाम को दोस्त बना लिया, अंग्रेजों ने अवध को दोस्त बना लिया, तो इसलिए ये जो सत्ता है ये मराठों की ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो जब पानीपत में ये हारे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मराठों की पानीपत के युद्ध में हार का सबसे अधिक लाभ किसे हुआ, तो सीधे सीधे समझ में आता है कि जो जीता वो उसको लाभ मिला होगा। जैसे कि इस केस में अफगान जीत गए, यानी अहमद शाह अब्दाली जीता, लेकिन लाभ सबसे ज्यादा अंग्रेजों को मिला। इस प्रकार से हम धीरे धीरे देखते हैं कि मराठों का एक साम्राज्य इस वक्त एक सबसे बड़ा साम्राज्य मराठों का रहा, और इन्होंने दक्षिण में भी अपना प्रभाव क्षेत्र बना लिया। हालांकि यह पार्ट निजाम के पास रहा, निजाम ऑफ हैदराबाद, चिन किलिच खान निजामुल मुल्क आसफ जाह, ये नाम था उस व्यक्ति का, जो कि तुरानी गुट के, मुगलों के तुरानी गुट का नेता था, और इसी ने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। तो मराठों का सीधा संघर्ष इनके साथ होता था, लेकिन धीरे धीरे बाजीराव के समय में मराठों का नियंत्रण निजाम पर भी स्थापित हो गया, और निजाम उनके मामलों में हस्तक्षेप करना निजाम ने बंद कर दिया। इस तरह से मराठों का ये पेशवा वाला पक्ष हमारे सामने दिखाई देता है। राजस्व प्रणाली, सैन्य प्रणाली लगभग शिवाजी के काल की रही, लेकिन अब इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर के बजाय फ्रंट लाइन जो वॉरफेयर थे, ओपन वॉरफेयर थे, उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और राजस्व के लिए चौथ एवं सरदेशमुखी इनका मुख्य टैक्स हुआ करता था। पेशवा में आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।